जब हड्डी राजा हड्डी देव से बातचीत करके वापस आया तो उसका मुंह लटका हुआ था और उसके मन में कुछ चल रहा था। हड्डी राजा ने नरसिंह ऊर्जा वाले अपराधी को अपने कारावास में होने का सारा हिसाब ही कुछ और लगाया था। कहां तो उसने सोच रखा था कि वो इस अपराधी की नरसिंह ऊर्जा को मणि में बदलकर अपने आप को इतना शक्तिशाली बना देगा कि वो खुद हड्डी देव के बराबर हो जाएगा, और कहां हड्डी देव ने वो सारी शक्ति खुद लेने की बात करके उसे दुविधा में डाल दिया था। लेकिन पहले तो मणि की ऊर्जा मेरे पास आएगी, ये तो उसके बाद की बात है कि हड्डी देव को मणि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए पहले तो इससे हिसाब किताब बराबर किया जाए। हड्डी राजा ने मन ही मन सोचा और अपने एक सैनिक को कार्तिक को खुले मैदान में बुलाने के लिए कहा। कार्तिक के पहुंचने पर हड्डी राजा पहले से ही तैयार था। कार्तिक को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि हड्डी राजा ने उसे कहां बुलाया है। वो बड़ी शांति से हड्डी राजा के सामने पहुंचा। ये एक खुला मैदान था। तो लगता है तुम्हें बात समझ में आ गई, कार्तिक ने कहा। अपना बिना बालों का टकला सर खुजाते हुए हड्डी राजा ने कहा, हाँ जी, बात तो बड़ी गहराई से समझ में आ गई है। उम्मीद है कि जल्द ही तुम्हें भी समझ में आ जाएगी। क्या सोचा है? तो फिर कार्तिक ने जानना चाहा। करना ये है, देखो नरसिम्हा, अगर तुम मेरे साथ एक सौदा करो तो मैं तुम्हें वहां जाने दूंगा जहां तुम्हें जाना है। बोलो क्या चाहते हो? कार्तिक ने पूछा। हड्डी राजा हंसा। वाह वाह, पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे मुझे अभी के अभी कोई वरदान दे दोगे। खैर सुनो, तुम्हारे पास जो ऊर्जा है वो मुझे चाहिए। मेरे पास वो प्राणग्राही शक्ति है जिससे मैं तुम्हारी ऊर्जा को एक मणि के रूप में बदलकर अपने साथ रख सकता हूं, और फिर जहां जाना है तुम चले जाना। तो तुम चाहते हो कि मैं अपनी सारी ऊर्जा तुम्हें दे दूं? तुम तो बड़ा न्याय करने वाले राजा बन रहे थे, अब तुम लालच में आकर मुझसे मेरी ऊर्जा मांग रहे हो। कार्तिक ने हड्डी राजा का मखौल उड़ाते हुए कहा। देखो भाई, मौका मिल रहा है तो लपक लो। मुझे फालतू का ज्ञान दोगे तो ना रहेगी जिंदगी, ना रहेगी ऊर्जा। मुझे लग ही रहा था कि तुम सीधे तरीके से मानने वाले नहीं हो। तो सुनो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ना तुम्हें मेरी ऊर्जा मिलेगी, ना ही तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकोगे, क्योंकि अगर तुम मेरी बात अच्छे से नहीं मानते हो तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। कार्तिक ने ललकारा। हड्डी राजा हंसा। और तुम्हें क्या लग रहा है, इतने बड़े मैदान में क्या तुम्हें मैं कबड्डी खेलने के लिए लाया हूं? कर लो युद्ध, यही तो इरादा है। वहीं उधर शुष्क रक्त संप्रदाय में महादेवी वागले को समझाने की कोशिश कर रही थी। अगर हमें काम करना है तो हमें साथ मिलकर ही काम करना होगा। इसके लिए यह भी जरूरी होगा कि तुम अपने आप में इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा को हटा दो। वागले सुन नहीं रहा था। उसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस नकारात्मक ऊर्जा पर मैंने पूरी तरह काबू कर रखा है। ये उसी हिसाब से चलेगी जैसे मैं चाहूंगा, उसने जवाब दिया। अफसोस है, लेकिन मुझे इस बात से असहमत होना होगा। महादेवी ने उस प्रस्ताव को स्वीकारने से इनकार कर दिया। बात तुम्हारी सहमति और असहमति की नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हें मुझे बताना है कि कार्तिक कहां है। उसके आगे मैं देख लूंगा कि क्या करना है। वागले हुक्म के सुर में बोल रहा था। ठीक है, इतना बताती हूं कि कार्तिक फिलहाल पाताल लोक में है। वो कहां है और क्या कर रहा है, इतना तो तुम जान ही सकते हो, बशर्ते कि तुम पहले पाताल लोक पहुंच जाओ। महादेवी ने ताने के सुर में कहा और आगे बोली, लेकिन मेरी सलाह है कि पहले अपना ध्यान रखो। अगर तुम फिर से मुझसे बात करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपनी ऊर्जा का एक चिन्ह तुम्हारे साथ छोड़ दिया है।
अगर तुम मुझे याद करोगे तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी। अहंकार वागले के सर चढ़ा हुआ था। लेकिन मुझे लगता है, महादेवी ने मामले को समझते हुए कहा। वागले से संपर्क का सूत्र तोड़ने के बाद महादेवी माया की ओर मुड़ी और उसे इस बारे में बताते हुए कहा, कमाल की बात है कि आज एक के बाद एक मुझे जिद्दी लोगों को समझाना पड़ रहा है। तुम जानती हो मेरी बात किससे हो रही थी? हाँ, मैंने सुना, गौतम वागले से। महादेवी ने गंभीरता से आगे कहा, मैं जानती हूं कि गौतम वागले एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसने मुझसे संपर्क करने के लिए नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लिया और उसके अंदर अहंकार की ऊर्जा समा गई है। इसलिए वो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था। वो समझता है कि वो अकेले ही पाताल लोक जाकर सब कुछ संभाल सकता है। अब मैं सोच रही हूं कि उसके अंदर तो अहंकार है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो हमारे साथ रह सकती हो, फिर भी तुम्हारा रुख गौतम से कुछ बहुत अलग नहीं है। जिस गंभीरता के साथ महादेवी ने यह बात कही थी, उससे माया अपने रुख के बारे में सोचने को मजबूर हो गई और उसने कुछ देर शांत रहकर इस बारे में सोचा। ये बात सच थी कि अगर उसे कार्तिक की चिंता थी तो इस तरह की चिंता करने वाली वो अकेली तो नहीं थी। उल्टा उसे तो खुश होना चाहिए था कि कार्तिक के लिए गौतम वागले और महादेवी भी खड़े हुए थे। यहां तक कि गौतम ने अपने जीवन का कमाया सारा सम्मान और अपना पद कार्तिक को बचाने के लिए दांव पर लगा दिया था। इस हालत में वो अगर इस तरह से बर्ताव करती जैसे कार्तिक की चिंता सिर्फ उसे है, तो ये उन लोगों की अपने मित्र के प्रति अच्छी भावना का अपमान होगा। ठीक है महादेवी, माया बोली, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन आपको भी मेरी बात समझनी चाहिए। मैं कोई वागले की तरह अकेले ही सब कुछ करने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये नहीं चाहती कि कार्तिक को बचाने की इस कोशिश से मैं पूरी तरह बाहर रहूं। मैं इतनी पर्याप्त स्वस्थ हो चुकी हूँ कि कम से कम आपके साथ तो आ ही सकती हूँ। मैं बस आपका साथ देने की इच्छा रखती हूँ, इतना तो आप मुझे दे ही सकती हो। महादेवी ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ, मिशन में तुम्हारा भी कुछ काम है और वो मैंने सोच रखा है। वक्त आने पर तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। अभी जाकर थोड़ा आराम करो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें इस मिशन से पूरी तरह बाहर नहीं रखूंगी। ये सुनकर माया का मन थोड़ा शांत हुआ। उधर हड्डी राजा को भरोसा था कि कुछ ही देर में कार्तिक की सारी ऊर्जा एक मणि के रूप में उसके पास होगी। फिर वो खुद हड्डी देव के बराबर शक्तिशाली होगा। उसे यकीन था कि वो हड्डी देव से ज्यादा समझदार है, इसलिए जब शक्ति बराबर होगी तो वो जल्द ही अपने तरीकों से हड्डी देव पर काबू पा लेगा और फिर वो इस सारे लोक का सबसे शक्तिशाली प्राणी और सबका शासक होगा। अपने हाथों से प्राणग्राही ऊर्जा का एक तेज झोंका छोड़ते हुए हड्डी राजा कार्तिक के बाजू से गुजरा। इस शक्ति से हड्डी राजा किसी भी दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा को अपने आप में समा सकता था और उसे लगता था कि कार्तिक तो इस तरह के हमले के लिए एक बहुत ही आसान शिकार है। लेकिन जब तक वो कुछ सोच पाता, उससे पहले ही कार्तिक आसमान में ऊपर उठ चुका था और उसके पैरों के नीचे ऊर्जा का एक आसन बना हुआ था। मजाकिया अंदाज में देखते हुए हड्डी राजा ने कहा, अच्छा, तो अमर लोक की शक्ति का उपयोग करना चाहते हो, लेकिन ये तो अमर लोक के निम्नतम स्तर की शक्ति है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे क्या? कहते हुए हड्डी राजा भी उसी तरह से ऊर्जा के गोले पर सवार होते हुए कार्तिक के सामने पहुंच गया और एक छलांग मारकर कार्तिक के ऊपर आ गया। इससे पहले कि हड्डी राजा उसके करीब आ पाए, कार्तिक ने अपने चारों तरफ ऊर्जा का एक कवच बना लिया था, जिससे टकराकर हड्डी राजा बाजू से निकल गया। बहुत जबर लगता है, हड्डी राजा ने कहा और कार्तिक के कवच के ठीक पीछे आकर एक कराटे चाप जैसा हमला करते हुए उसकी गर्दन के पीछे से उसके ऊर्जा के कवच को तोड़ दिया। कार्तिक ने तेजी से मुड़कर पीछे देखा। हड्डी राजा ने बढ़कर कार्तिक की गर्दन पकड़ ली और फिर कार्तिक की छाती पर हाथ रख दिया।
अगले ही पल कार्तिक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में बहुत सारा करंट दौड़ रहा हो। उसके शरीर से सब कुछ खींचने लगा था और वो अपने कवच को जारी रखने में भी सक्षम नहीं रह पा रहा था। कार्तिक ने पूरा जोर लगाया और अपने पैर से हड्डी राजा को दूर फेंक दिया। इसके साथ ही शक्ति के खींचने का असर खत्म हो गया। कार्तिक फिर से अपनी शक्ति को महसूस कर पा रहा था। इसी के साथ कार्तिक ने देखा कि हड्डी राजा ने मणि का निर्माण चालू कर दिया है। कार्तिक की जो थोड़ी बहुत ऊर्जा इतनी देर में वो खींच पाया था, उससे हड्डी राजा के हाथ में एक छोटा सा दाने के आकार का टुकड़ा आ गया था। ये कार्तिक की ऊर्जा की मणि थी, जिसे देखकर हड्डी राजा बड़ी क्रूरता से हंस रहा था। कार्तिक जानता था कि प्राणग्राही शक्ति क्या है, लेकिन हड्डी राजा सोच भी नहीं सकता था कि प्राणग्राही शक्ति कार्तिक के पास भी है। भले ही अभी तक उसने उसका उपयोग नहीं किया था, पर कार्तिक अब तक सिर्फ हड्डी राजा को हराना ही चाहता था। पर अब कार्तिक का इरादा बदल गया था। जैसे को तैसा, उसने सोचा और हड्डी राजा के ऊपर बड़ी तेजी से हमला करते हुए उसके हाथ की मणि पर अपना हाथ रख दिया। हड्डी राजा ने जैसे ही कार्तिक की ओर देखा, उसके चेहरे पर भयानक आश्चर्य आ गया। कार्तिक के पास वही प्राणग्राह शक्ति थी जिससे अब हड्डी राजा के पास की ऊर्जा कार्तिक अपने अंदर खींचता जा रहा था। हड्डी राजा का जबड़ा खुला का खुला रह गया। उसकी चीख की आवाज सुनकर तुरंत मैदान को सैनिकों ने घेर लिया। अपने राजा की स्थिति को देखकर वे कुछ नहीं कर सकते थे। कार्तिक के हाथों मजबूर होकर अपनी ऊर्जा को हड्डी राजा खोता जा रहा था। कुछ ही समय में हड्डी राजा के स्थान पर सिर्फ धुएं की एक लकीर थी, जो कि देखते ही देखते गायब हो गई। अब कार्तिक ने गंभीर नजर से उन सैनिकों की ओर देखा। क्या अब कार्तिक पाताल लोक से निकल सकेगा या कोई और ही मुसीबत उसके इंतजार में थी? आगे का हाल जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग।